हेलो बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 46 जो आपके तीसरे चैप्टर जो इतिहास का है, नासीवाद और हिटलर का उदय में से आई है। हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है कि जब जर्मनी, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी और एक तरफ राष्ट्र थे जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, ये मित्र देश थे। और ये तीन जर्मनी और ऑस्ट्रियाई देश और साम्राज्य और तुर्की केंद्रीय शक्ति थी। इनके बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था। जर्मनी पहला विश्व युद्ध हार गया था, जिसके बाद पहले सभी देश इसमें इसलिए शामिल हुए थे क्या कि उनको इसमें पहले विश्व युद्ध में कोई प्रॉफिट होएगा, लेकिन जब ये 4 साल खिंच गया था जो ये पहला विश्व युद्ध, तो सारे देशों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था जो इसमें शामिल हुए थे पहले विश्व युद्ध में। जब जर्मनी हार गया था तो इसका जो सम्राट था उस समय का, उसने इस्तीफा दे दिया था और जर्मनी के लोगों ने मिलकर एक वो बनाई थी, लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी जिसको हम वाइमर गणराज्य के नाम से जानते हैं, जिसमें संसद बनाई गई थी राइक्सटाग, जो उनकी संसद का नाम राइक्सटाग है। तो उस वाइमर गणराज्य को जो वाइमर गणराज्य अब देश को चला रहा था, यानी कि वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार थी जो उसका नाम था वाइमर गणराज्य, तो वो सरकार चला रहा था। तो मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी को पहले विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए कि पहला विश्व युद्ध अगर हुआ है तो जर्मनी के कारण हुआ है, तो इसलिए जितना भी नुकसान इस युद्ध में शामिल होने वाले देशों को हुआ है उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। और वर्साई की संधि थोप दी, जिसके तहत जो उसके बहुमूल्य वो थे क्षेत्र थे वो जर्मनी से ले लिए गए। और उसके बाद वहाँ पे 1929 से लेके 32 तक आप लोगों को पता महामंदी आ गई थी। वहाँ पर बहुत सारी कीमतें गिर गई थी, वस्तुओं की बहुत सारी कीमतें गिर गई थी। पहले ही आपको पता उसने पहला विश्व युद्ध जर्मनी ने कर्जे लेकर वो करा था, लड़ा था। लेकिन जब मित्र राष्ट्रों ने पहले विश्व युद्ध के हुए नुकसान की भरपाई भी जर्मनी से करनी चाहिए तो बिल्कुल ही कंगाल हो गया, जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचा। वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, चारों तरफ लूट मार होने लगी, अपराध बढ़ने लगा और वहाँ के लोगों को जो नई सरकार वाइमर गणराज्य बनी थी उससे पर विश्वास नहीं रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि जर्मनी के लोगों को लगता था कि वो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं दूर कर पाई। उन्होंने जर्मनी ने, आपको भी पता है कि जब पैसे की कमी हो गई थी उन्होंने अपनी करेंसी मोको छापी थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में छापने के कारण, जो प्रिंट करने के कारण मोको करेंसी वहाँ का जो पैसा था वहाँ पर जो जरूरी कीमतें थी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम बढ़ गई थी, अति मुद्रास्फीति आ गई थी, आपको पता है। मतलब जरूरी कीमतों की कीमत आसमान छूने लगी थी। अगर एक वहाँ पर डबल रोटी, पाव रोटी होती है जो डबल रोटी कहते हैं, जिसको हम ब्रेड कहते हैं, उसको खरीदना होता था तो जर्मनी के लोगों को पूरा एक बैलगाड़ी भरकर मोको करेंसी थी जो उनका पैसा था वो भरकर ले जाना पड़ता था। इस दिक्कत से निकालने के लिए अमेरिका ने एक डॉवस नीति के द्वारा जर्मनी की हेल्प की थी। डॉवस नीति ये थी कि उसमें जर्मनी के ऊपर जो शर्तें लगाई गई थी वर्साई की संधि के द्वारा वो उनमें चेंज करी गई, दोबारा से वो शर्तें बनाई गई, जो वर्साई की संधि थी उसमें चेंज करी गई। लेकिन जब 1929 में पूरे विश्व में महामंदी आ गई और अमेरिका के जो बैंक थे वो दिवालिया हो गए, तो अमेरिका से भी जर्मनी को जो हेल्प मिलनी वो बंद हो गई थी। और उसी टाइम हम देखते हैं कि जर्मनी में हिटलर आता है, जो जर्मनी का ना होते हुए कि भी वो एक बेरोजगार था, उसके मम्मी पापा गरीब थे, जिसके कारण वो जॉब ढूंढ रहा था और वहाँ की सेना में भर्ती हो जाता है। फिर वहाँ की वो एक पार्टी का सदस्य बनता है और फिर धीरे धीरे वो उसका अपनी पार्टी का नाम बदल बदल कर नाजी पार्टी रख लेता है
और वो अच्छा वक्ता था, बोलने वाला था। वो इतने बढ़िया भाषण देता था कि धीरे-धीरे लोग उसकी तरह उसको मसीहा समझने लगे। और मतलब जब पहली बार उसने चुनाव लड़े थे वहाँ पर जर्मनी में हिटलर ने, तो उसको जीत हासिल नहीं हुई थी। वो लोगों को ये कहता था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हिटलर लोगों को भी, क्योंकि वहाँ की स्थिति जर्मनी की बहुत पहले विश्व युद्ध के बाद बहुत खराब हो गई थी। वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं था, खान भूखमरी फैली हुई थी। तो हिटलर के भाषणों से लोगों को लगता था कि वो उनकी सच में ही प्रॉब्लम दूर कर देता था। वाइमर गणराज्य को लोगों ने वो करना नापसंद करना शुरू कर दिया था और हिटलर की तरफ लोग खींचे जा रहे थे। हिटलर कहता था कि जो हमारी मतलब कि हमारे देश का जो अपमान हुआ है पहले विश्व युद्ध के कारण, पहले विश्व युद्ध में हम हमारा देश हार गया। हमारे देश के ऊपर जो इतनी बुरी संधि लगा के और भी जर्मनी का अपमान किया गया है, इस अपमान का मैं बदला लूंगा, लोगों को कहता था। और जो भी देश के अंदर जिनके पास रोजगार नहीं है मैं उनको रोजगार दूंगा। मतलब सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हिटलर कहता था मैं दूर कर दूंगा। तो जर्मनी के लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो गया था और उसके ऊपर वो विश्वास करने लगे थे। और उसके बाद फिर दूसरी बार जब उसने इलेक्शन लड़े थे तो उसमें वो 37% वो लेकर वोटें लेकर वो जीत गया था। और वहाँ के राष्ट्रपति हिडनबर्ग ने उसको वहाँ का जो मंत्रिमंडल है जर्मनी का, उसमें जो सबसे शक्तिशाली पद है चांसलर का पद दे दिया था। लेकिन ये जो हिटलर था वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहता था। इसने सबसे पहले तो अध्यादेश जारी करके लोगों की अभिव्यक्ति की शक्ति छीनी। उसके बाद उसने प्रेस और सभा करने की शक्ति भी छीन ली। धीरे-धीरे इसने वहाँ की जो संसद थी वो संसद खत्म कर दी। क्योंकि जो संसद होती है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिसके द्वारा लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मतलब लोगों की जो राय है वो सरकार तक पहुंचती है। लेकिन ये लोकतंत्र की संस्थाओं को हिटलर धीरे-धीरे खत्म कर रहा था। इसने लोगों की जो बोलने की शक्ति थी, अभी अपने विचार अभिव्यक्त करने की शक्ति वो भी छीन ली। जो मीडिया, अखबार, समाचार पत्र वगैरह में सच्चाई शक्ति थी वो भी इसने उस पे भी रोक लगा दी। मीडिया को भी अपने अधीन ले लिया कि मीडिया वो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न वगैरह पे ऐसी न्यूज़ नहीं दे सकते थे जो सरकार के विरुद्ध हो। लोग सभा नहीं कर सकते थे, मिलकर इकट्ठे बैठकर विचार विचार विमर्श भी नहीं कर सकते थे। अब ओनली इसने एक अध्यादेश जारी करके नाज़ी पार्टी और जो उससे संबंधित संगठन थे उनकी ही उनको स्वीकृति दे दी संगठन बनाने की। बाकी ना तो कोई ट्रेड यूनियन बना सकता था, ना कोई और आम व्यक्ति संगठन बना सकता था। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके हिटलर ने वहाँ से लोकतंत्र का खात्मा कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं कि उसने और क्या-क्या किया। हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन में आ गया। उसने वहाँ की, जैसे हमारी इंडिया की संसद के कारण ही हमारा देश है जो लोकतांत्रिक है। तो वहाँ पर उसने याद रखना, वहाँ की जो संसद थी जर्मनी की उसका नाम राइक्सटाग था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका ने कौन सी योजना के डॉवस योजना के अधीन वहाँ की हेल्प करी थी जर्मनी की। अब हिटलर का हम दोबारा आगे पढ़ते हैं। हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। और इसने ओनली 4 चीज़ों को थी जो अपने हाथ में ले ली थी। एक पुलिस ले ली थी, न्यायपालिका ले ली थी और जो मतलब जो-जो चीज़ें सरकार को बेनिफिट, 4 चीज़ें आप पिछली वर्कशीट में ढंग से देखना, उसमें 4 चीज़ें सेना, पुलिस और न्यायालय, एक और चीज़ है, वो 4 चीज़ों को इसने अपने हाथ में ले लिया था। और अब देखते हैं सर, ये समाज के ऊपर पूरा अपना नियंत्रण, अपने देश को भी अपने कंट्रोल में करना चाहता था और आसपास के जो देश थे उनके ऊपर भी अपना कब्जा करना चाहता था हिटलर। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते, मतलब कि समाज के अंदर कोई भी उसके विरुद्ध ना बोल सके, इसके लिए उसने देश के अंदर हर कोने पर, हर जो देश का कोना था वहां निगरानी बिठा दी पुलिस के लिए। समाज को यानी कि अपने देश के जो लोग, जिस सोसाइटियां थी जो
उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए हर जगह निगरानी बिठा दी कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या बात करते हैं। और सुरक्षा दस्ते गठित कर दिए, सुरक्षा दस्ते पुलिस वगैरह तैनात कर दी पूरे जर्मनी के अंदर। पहले से मौजूद वर्दी धारी पुलिस हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स स्टॉर्म ट्रूपर्स को छोटे उसमें कहते थे ऐसे, पहले से ही मौजूद वहां पर। पहले हरी उनकी जो पुलिस है, जर्मनी की पुलिस थी, उसकी वर्दी कैसी थी, हरी वर्दी थी उनकी। ये पुरानी जो पुलिस है उसको इसने अपने अंडर में ले लिया, और वहां की पुलिस कैसी वर्दी पहनती थी, हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स को, जिसको छोटे में उसमें छोटी फॉर्म में ऐसे के अलावा गैस्टापो गुप्तचर राज्य पुलिस, ये याद रखना, जर्मनी की गुप्तचर राज्य पुलिस को क्या बोलते थे, गैस्टापो। वहां की पुरानी पुलिस की कैसी वर्दी थी, हरी वर्दी पहनती थी। और स्टॉर्म ट्रूपर्स ये भी याद रखना है, इनको वन वर्ड में आ सकता है, स्टॉर्म ट्रूपर्स उनको ऐसे कहा जाता था। अपराध नियंत्रण पुलिस को कहते थे एसएस थी। अपराध नियंत्रण पुलिस का नाम क्या था, एसएस। और सुरक्षा सेवा को शॉर्ट उसमें क्या कहते थे, एसडी का गठन किया गया। मतलब कि हिटलर दोबारा भी शासन में आया, दोबारा जीत गया होगा वहाँ के इलेक्शन। और आपको वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखना है। और उसको पहले सबसे बड़ा पद मंत्रिमंडल में इसको चांसलर का दिया गया था। उसके बाद इसने वहाँ से सारी लोकतंत्र से संबंधित जितनी संस्थाएं थी हिटलर ने खत्म कर दी थी, और पूरे जर्मनी के अंदर पुलिस तैनात कर दी थी, ताकि पुलिस जर्मनी का कोई भी बंदा उसके विरुद्ध ना बोल सके। मतलब कानून को भी उसने अपने हाथ में ले लिया था, अध्यादेशों के द्वारा देश को चला रहा था। और वहाँ की जो पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए हरी वर्दीधारी पुलिस का इस्तेमाल करता था, वो ट्रूपर्स ऐसे। और गुप्तचर राज्य पुलिस को क्या बोलते हैं, गेस्टापो। और अपराध नियंत्रण पुलिस एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस एसएस। ये जो स्टॉर्म ट्रूपर्स है ये ऐसे है, और जो अपराध नियंत्रण पुलिस है वो एसएस है। और सुरक्षा सेवा को क्या बोला उन्होंने, एसडी का गठन किया। 4 तरीके के उसने वो करेंगे संगठन बनाए, दस्ते गठित किए, 4 तरीके के दस्ते गठित किए उसने। हरी वर्दीधारी पुलिस, स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो, एसएस और सुरक्षा सेवा, 5 है। 5 दस्ते गठित किए उसने देश को कंट्रोल और व्यवस्थित करने के लिए। देश को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए हिटलर ने हरी वर्दीधारी पुलिस, स्टॉर्म ट्रूपर्स एसए, गेस्टापो गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस एसएस और सुरक्षा सेवा का गठन किया। ये 5 दस्ते बनाए थे उसने। इन दस्तों को बेहिसाब हथियार दिए गए। ये सारे जो 5 दस्ते थे इनको बेहिसाब दस्ते दिए गए। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था, किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था, या किसी को भी कैद यातना गृहों में भेजा जा सकता था। किसी को भी, मतलब अब 5 दस्ते बन के देश के अंदर जो भी उसके विरुद्ध बोलता या कुछ भी हिटलर के विरुद्ध करता, उसको देश से भी निकाला जा सकता था। मतलब ये 5 दस्ते उसके हिटलर के थे, जो उसके विरुद्ध बोलने वाले या जिनको वो पसंद नहीं करता था उनको देश से भी निकाल सकते थे, उनको गिरफ्तार भी कर सकते थे ये लोग, और या किसी को कैद में भी डाल सकते थे। किसी को भी कैद में डालकर यातना गृहों में भेजा जा सकता है। यहाँ पर लोगों को तकलीफें, वहाँ पर एक गैस चैम्बर था जिसमें डालकर लोगों को मतलब उसका दम घुट जाता था लोगों का। यातना गृह ही ऐसे यातना गृह थे यहाँ पे गैस जो हमारे सांस लेने के लिए अच्छी नहीं होती, वो ऐसे उस गैस वाले रूम में छोड़ दिया जाता था लोगों को, और उसके बाद दम घुटकर लोग वहीं उसके अंदर यातना गृह के अंदर मर जाते थे। 19
33 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ दिया। देशों की एक पूरे विश्व के देशों की लीग ऑफ नेशंस है। कई देशों ने इकट्ठे मिल होकर ये लीग ऑफ नेशंस बनाई है, जो देशों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए या डिस्कस करते हुए 1933 में इसने जर्मनी जो लीग ऑफ नेशंस में जुड़ा हुआ था उससे भी हिटलर ने जर्मनी को अलग करवा दिया। ये विश्व स्तर की होती है लीग ऑफ नेशंस। और 1936 में राइनलैंड पर द्वारा जो मित्र राष्ट्रों ने इससे राइनलैंड छीना था जर्मनी से, वो वर्साई की संधि के तहत 1936 में हिटलर ने वो वापस ले लिया मित्र राष्ट्रों से। राइनलैंड पर भी अपना पूरा कब्जा जमा लिया इसने। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में, देखो पहले ऑस्ट्रियाई साम्राज्य इसके साथ था, जर्मनी के साथ था पहला विश्व युद्ध लड़ने में। तो इसने एक जन एक साम्राज्य एक नेता, यानी कि एक बड़ा देश हो, बस ये सोचा था। जो यूरोप के अंदर एक बड़ा देश हो, एक ही उसका नेता हो के नारे, इसने एक नारा दिया था, याद रखना, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा दिया था। मतलब पूरा यूरोप एक देश बन जाए, उसका एक साम्राज्य बन जाए और उसका एक ही नेता हो, हिटलर। उसने एक नारा दिया था, एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। जो कि ऑस्ट्रिया इसके साथ पहले विश्व युद्ध में लड़ा था, केंद्रीय शक्ति था इसका साथ का। इसको भी उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को साम्राज्य को भी, जो कि पहले दूसरे देशों पर कब्जा करता था, उसको भी हिटलर ने अपनी जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया, इसके बाद उसने ऑस्ट्रिया, इसके बाद चेकोस्लोवाकिया को अपने कब्जे में ले लिया, हड़प लिया। चेकोस्लोवाकिया सॉरी चेकोस्लोवाकिया को अपने उसमें ले, पहले ऑस्ट्रिया पर करा 1938 में, फिर चेकोस्लोवाकिया को भी अपने उसमें ले लिया। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। एक साल बाद उसने 1939 में पोलैंड को भी अपने हिस्से में ले लिया। मतलब उसने ये जो दस्ते बनाए थे, इन दस्तों की हेल्प से उसने इनको बेहिसाब वो दे दिए, हथियार दे दिए, जिससे पूरे अपने देश को भी कंट्रोल में कर रहा था। जो पड़ोसी देश थे उनके ऊपर भी ये कब्जा करता जाता था। और जो पूरे विश्व की लीग ऑफ नेशंस थी उससे भी ये बाहर हो गए जर्मनी। कोई ये समझता था मैं धीरे धीरे करके सारे देशों को अपने कब्जे में कर लूंगा। और इसने फिर जो राइनलैंड वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से वापस ले लिया था, उसको 1936 में इसने वापस ले लिया। फिर इसने एक जन एक साम्राज्य एक नेता, मतलब एक देश हो जिसका नेता एक हो, मतलब ये यूरोप को पूरा एक देश बना के उसका नेता बनना चाहता था। 1938 में इसने उस साम्राज्य जिस साम्राज्य ने इसके साथ मिलकर पहला विश्व युद्ध लड़ा था, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को 1938 में अपने कब्जे में ले लिया। फिर इसने चेकोस्लोवाकिया ने 1939 में इसने जाके पोलैंड पर हमला कर लिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। और जब इसने पोलैंड पर कब्जा कर लिया, उसके बाद ये फ्रांस और इंग्लैंड के साथ को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। और इन दोनों देशों के साथ, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ भी इसका युद्ध शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। जब इसने कब्जा करते करते सभी पड़ोसी देशों के ऊपर फ्रांस और इंग्लैंड, जो पहले इसके साथ विश्व युद्ध में इसके विरोधी थे, उनके साथ पंगा लिया, तो ये दूसरा विश्व युद्ध भी जर्मनी के कारण स्टार्ट हो गया। पहला विश्व युद्ध भी जर्मनी को ही इसका वो ठहराया गया था। अब जब ये दूसरे देशों के ऊपर हिटलर आके कब्जा करने लगा, जब इंग्लैंड और फ्रांस, जो कि पहले विश्व युद्ध में भी उसके विरोधी थे, उनके ऊपर ये कब्जा करना चाहा, तो दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। मतलब ये याद रखना है, 1940 में जर्मनी ने इटली पहले इसके विरुद्ध था, उसके साथ मिल गया। इटली और जापान के साथ मिलके त्रिपक्षीय संधि की, इन तीनों देशों ने एक संधि बनाई, त्रिपक्षीय संधि बनाई। इटली जो इसके पहले विरुद्ध था, लेकिन अब इटली भी इसके साथ आ गया। मतलब अब मतलब ज्यादा ये उसमें ये तीन अक्षर वाले देश हैं। दूसरे विश्व युद्ध में ये तीनों, जर्मनी, इटली और जापान ने मिलके त्रिपक्षीय संधि बनाई। त्रिपक्षीय संधि किस किस ने बनाई, ये याद रखना है।
जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, इंग्लैंड और फ्रांस को जो तंग करने लगा था जर्मनी, तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1940 में मतलब धीरे ये भी काफ़ी साल चला था। भी थोड़ा जैसे अब हमारे ऊपर पाकिस्तान अटैक करता रहता है, तो ये भी एक तरीके का युद्ध ही चल रहा है हमारा। जैसे जापान, चीन हमारे पे था, ऐसे ही ये धीरे-धीरे फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध जर्मनी अपनी चालें चलता रहता था। और उसी दौरान 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कर ली। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। मतलब ये हिटलर बढ़ता ही जा रहा था आगे। 1941 में हर साल नई कोई जो करता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, यानी कि रशिया जो इसका पहले विश्व युद्ध में भी विरोधी था। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। मतलब हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह था और जो ये काम करता जा रहा था, ये ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी इसकी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का, ये जापान था, जापान ने भी बहुत बड़ी ज़रूरत की इसने भी हिटलर का समर्थन दे रहा। जब उसके साथ त्रिपक्षीय संधि कर दी, इसका मतलब वो हिटलर के पक्ष, जापान हिटलर को समर्थन दे रहा था। और पर्ल हार्बर पर उसने अमेरिकी ठिकानों पर जापान ने क्या कर दिया, बमबारी कर रहा था। हिटलर का यानी कि जर्मनी का साथ देते हुए जापान अमेरिका के जो ठिकाने थे उस पर पर्ल हार्बर के द्वारा, पर्ल हार्बर वो है क्या कहते हैं, ये समुद्री पत्तन है, ये बंदरगाह भी कह सकते हैं। पर्ल हार्बर के थ्रू, क्योंकि जो अमेरिका के तो चारों तरफ पानी पानी है, तो जापान हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। जापान हमारे एशिया में आता, तो इतनी दूर से चलकर जापान वहां पर अमेरिका के ऊपर हमले करने जाता था जर्मनी का साथ देने के लिए। पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी करी जापान ने। फिर जापान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका ने भी फिर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर वो हमले किए थे। अभी तक भी जो अमेरिका ने जापान पे फिर वो हमला किया था, वहाँ के हिरोशिमा आपने भी पढ़े होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर अभी भी वहाँ के लोगों पर उसका असर है। वहाँ के लोग अभी भी बीमार हैं। इसलिए तो कहा गया है कि जर्मनी हिटलर ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कर रहा था। और जो उसके साथ मिलने वाले देश इटली और जापान भी थे, वो भी बहुत बड़े बेवकूफ़ थे जिन्होंने जर्मनी का साथ दिया। जापान ने जर्मनी का साथ देते हुए अमेरिका के ठिकानों पर पर्ल हार्बर के थ्रू वो करे, बम गिराए। तो फिर अमेरिका ने जाके जापान के 2 शहरों पर बम गिराए थे, जिससे बहुत तबाही हुई थी जापान की। अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में, वैसे तो अमेरिका नहीं, क्योंकि ये जो पहले विश्व युद्ध के अपने दुश्मन थे, जो पहले भी कहता था कि मैं उनसे बदला लूंगा, तो ये इसने अमेरिका के साथ भी जाके पंगा ले लिया था। तो फिर अमेरिका भी पहले विश्व युद्ध में पहले भी शामिल हो गया था, और दूसरे विश्व युद्ध में भी जब इसने पंगा लिया जाके उसके साथ, तो वो भी शामिल हो गया दूसरे विश्व युद्ध के अंदर। ये युद्ध मई 1945 में हिटलर की प्रज्ञा और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। हिरोशिमा के साथ साथ नागासाकी 2 शहरों पर बम गिराए थे, क्योंकि इन्होंने पंगा फालतू में, अमेरिका टिका हुआ था, शांत बैठा था, इसने जाके दूसरे विश्व युद्ध, तो जब इसने इंग्लैंड और फ्रांस के साथ पंगा लिया, तो दूसरा विश्व युद्ध उसी टाइम शुरू, जब इसने जापान की हेल्प से अमेरिका पर बम गिराए, तो अमेरिका फिर दोबारा आ गया दूसरे विश्व युद्ध ने, और उसने आके एंड कर दिया 1945 में। हिटलर हार गया फिर अमेरिका के साथ पंगा लेने के कारण, और हिटलर की तो हार हो गई 1945 में। और जापान के जो हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी, और ये हिरोशिमा पर बम गिराया जब अमेरिका ने, और इसके नागासाकी शहरों पर बम गिराया, तो उसके साथ दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा हुआ था। और ये नागासाकी और हिरोशिमा शहर थे जो अमेरिका उसके जापान के, वो बुरी तरीके से तबाह हो गए थे। सत्ता में पहुंचते ही नासियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और समाजों को अवंशित मान उनका सफाया करना शुरू कर दिया। हार गया, उसके बाद भी ये टिका नहीं। सत्ता में पहुंचते ही जब हिटलर
ने जर्मनी की कमांड संभाली थी। उसके बाद वहाँ के जो जर्मनी के लोग थे, असली जर्मन थे, उनको शुद्ध आर्य जर्मनी कहा जा कहता था। ये शुद्ध आर्य जर्मन बोला जाता था, और जो वहाँ के जर्मनी के रहने वाले असली लोग थे। जर्मनों के अलावा जो आर्य जर्मन थे, उनके अलावा जो भी बाकी नस्लें थी, वहाँ जो बीमार लोग थे, अपाहिज लोग, यहाँ पे समाजों लिख रखा है, अपाहिजों है यहाँ पे, नस्लों, बीमारों, अपाहिजों को अवांछित माना। अपाहिज है यहाँ पे, अपाहिज, मैं थोड़ा थोड़ा अपाहिज, थोड़ा बच्चों समझ लेना, दिखने लिखने में थोड़ी वो प्रॉब्लम होती है। जो अब मतलब वो ये चाहता था, जो भी उसके हिटलर के राज्य में इंसान हो ना, वो बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए। उसने बीमारों और आर्य जर्मन नस्ल के अलावा जो भी बाकी नस्लें थी, बीमार लोग थे, अपाहिज लोग थे, उनको उसने अवांछित मान के उनको खत्म करना, गैस चैम्बर में डाल के खत्म करना शुरू कर दिया था। यूथनेजिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत उसने एक दया मृत्यु, अगर कोई ज्यादा बीमार था, अगर वो डेथ चाहता था, अपनी मौत चाहता था, तो उसको उसने दया मृत्यु, यूथनेजिया, ये याद रखना, यूथनेजिया शुरू कर दिया था, के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। दया मृत्यु कार्यक्रम चलाया था, जिसको यूथनेजिया कहते हैं। दया मृत्यु कार्यक्रम चला के मतलब के लोग अपने आप मौत मांगते थे, क्योंकि ये उनको तंग करता था, तो लोग फिर अपने आप मौत की वो दया मांगते थे। तहत तो इसने लाखों जर्मन लोग, जो आर्य जर्मन नहीं थे, उनको इसने मार दिया था। जो जर्मनी के लोग बीमार और अपाहिज थे, उनको भी इसने मार दिया था। नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ था। सबसे जर्मनी के अंदर जब नासी पार्टी का राज चल रहा था, उस टाइम सबसे बुरा हाल यहूदियों का किया था इसने। उनकी नज़र में यहूदी आतन हत्यारे, और वो यहूदियों को क्या समझा था, एक तो वो हत्यारे हैं, एक सूदखोर हैं, मतलब लोगों को पैसा उस पे देके, लोन पर देके ज़्यादा लोगों से ब्याज लेते हैं। यहूदियों के साथ वो इसलिए नफरत करता था कि अगर वो लोगों को लोन देते होंगे, उधार पैसा देते होंगे, उधार पैसा जिन लोगों से नहीं दिया जाता होगा, तो वो वो मर वगैरह जाते होंगे, जिसके कारण वो इनको यहूदियों को हत्यारा और सूदखोर मानता था। क्योंकि ये पैसा उधार देते होंगे तो ज़्यादा ब्याज लेते होंगे, जिसके कारण इनको वो हत्यारा और सूदखोर मानता था। तो जो अपनी घनी आबादियों घेटों में रहती थी, जहाँ पर यहूदी लोग रहते थे, उनकी बस्तियों को मन वर्ड में भी आ जाता, घेटो कहा जाता था। यहूदियों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, घेटो कहा जाता था। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म किया। मतलब हिटलर क्या सोचता था कि यहूदियों का हल, जिनको वो हत्यारे और सूदखोर मानता था, उनका यही हल है कि यहूदियों को खत्म कर दिया जाए। अभी जर्मनी के जितने भी यहूदी रहते हैं, उनको मार दिया जाए। नासियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, डराया। नासी पार्टी, जो हिटलर की पार्टी के लोग थे, वो यहूदी लोग थे जो वहाँ पर, उनको तरह तरह से डराते थे। उनकी आजीविका के साधन छीन, उनसे जो कमाई के साधन थे, मतलब वो पैसा दे के, ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, वो पैसा लोगों को उधार दे के कमाई करते थे, वो भी उनसे साधन, आजीविका के साधन उनसे छीन लिए गए, और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया। क्योंकि यहूदियों को वो बुरा मानता था, उसको अपने देश के जो आर्य जर्मन थे, उनसे अलग थलग कर दिया। बाद में उन्हें पोलैंड बनाए गए। पोलैंड, जो जिसके ऊपर उसने कब्जा किया था 1939 में, वो वहाँ पे गैस चैम्बर बनाए गए थे, उनके अंदर डाल जाकर मार देने की रणनीति बनाई। उसने गैस चैम्बर बनाए थे, रूम्स वगैरह, जिसमें वो गैस छोड़ देता था जहरीली, और लोगों को, जिनको वो पसंद नहीं करता था, उन लोगों को उसमें बंद करके मार देता था। और इस तरीके से यहूदियों को ये गाड़ी थी, यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी है ये। इसके द्वारा यहूदियों को पोलैंड, जहाँ गैस चैम्बर थे, वहाँ ले जाया जाता था। हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से 5 संगठन जो बनाए गए, गुप्तचर पुलिस वगैरह, वो ऊपर सारे वो याद करने हैं, गोश्त आपको। और 5 मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे हाईलाइट करके बताए हैं, वो सारे नाम लिखना है इसमें।
नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित कौन थे? जो आर्य जर्मन नहीं थे, बाकी नस्लों के लोग थे, बीमार थे और अपाहिज लोगों को वो अवांछित मानता था। नाज़ी पार्टी के, हिटलर की पार्टी के लोग। हिटलर ने किन-किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचानें। इसमें बता रखा होगा, हमने देखा है पोलैंड पर वो सारे नाम आए हुए हैं। इसने अपने साथी जो ऑस्ट्रिया था उसके ऊपर भी हमला करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। पोलैंड पर, इंग्लैंड पर, फ्रांस पर, अमेरिका पर, इस सारे देशों पर इसने कब्जा किया था। जो ऊपर दे रखे हैं वही नाम आप लोग इसमें लिख देना। जब अमेरिका से पंगा लिया तो फिर ये हारा भी था और बुरा हाल हुआ था इसका। यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार करता था, मतलब वो उनको हत्यारा, सूदखोर मानता था। वो मानता था कि अगर यहूदियों को ख़त्म करना है, मतलब इनका हल निकालना है यहूदियों का, तो बस इनको ख़त्म कर दिया जाए। इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट ये बच्चों बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप चैप्टर पढ़ते ना इतना अच्छे तरीके से समझ ना आता जितना इस 6 वर्कशीट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो बच्चे इन वर्कशीट्स को 6 की 6 वर्कशीट को आप सुन लोगे ना तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी। और जो वन वर्ड मैं बोलती जाती हूँ ना आपको वो वन वर्ड नोट करते जाया करो आप।